गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मिड डे मील स्कीम। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी रादर इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है, खासकर उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसी मेजर स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि जो आप मिड डे मील के लिए पीएम पोषण स्कीम के लिए जो आप अनाज जो है वो प्रोक्योर करते हो, वो आप नाफेड से ही प्रोक्योर करो। ठीक है। तो भी हुआ क्या था कि वेस्ट बंगाल ने जो है वो बोला कि आप जो नेफेड जो है चना सप्लाई करता है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला कि वो तो अपनी लोकल सप्लाई के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं, उन्हें पल्सेस प्रोक्योर करने की नेफेड से ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम मिड डे मील स्कीम है क्या। 1985 में इसको जो है वो लॉन्च किया गया था, और हॉट कुक्ड मील्स पर डे जो है सारे स्कूल चिल्ड्रन जो क्लास 1 से क्लास 8 के बीच में हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल्ड है, लोकल बॉडी स्कूल्स में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, मकतब में, मदरसा में, उनको जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ये मिड डे मील्स मिलती हैं। इससे एनरोलमेंट भी बढ़ रही है, अटेंडेंस भी जो है वो अच्छी हो रही है, बच्चे स्कूल में भी रह रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जा रहा है उन्हें, और हंगर और माल न्यूट्रिशन से भी लड़ा जाता है। अब इसके फीचर्स क्या हैं? एक तो हाइजीनिक कुकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हर स्कूल में। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है स्टेट का, वो सैंपल कलेक्ट करके देख सकता है कि क्या क्वालिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है मील्स की वो एज़ पर दी नॉर्म्स हैं। अगर कभी ऐसा हो कि कुक्ड मील्स नहीं दी जा सकती तो फूड अलाउंस दिया जाता है बच्चों को, ताकि जो है अ, वो उससे वंचित ना रह पाएँ। ठीक है। अब कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, क्या फंडिंग है? हर स्टेट या यूटी जो है उसको स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी बनानी पड़ती है, और वो स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन देखती है स्कीम की। बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अब पीएम पोषण स्कीम क्या है? मिड डे मील स्कीम का ही नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कर दिया गया सितंबर 2021 में, और इस स्कीम को प्री प्राइमरी और बाल वाटिका जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो 8 करोड़, नॉट 80 करोड़, ठीक है। तो 8 करोड़ चिल्ड्रन जो एलिमेंट्री क्लासेस में कवर थे, उसको उसके अलावा और इसकी कवरेज को एक्सटेंड कर दिया गया। तिथि भोजन भी इसमें एनकरेज किया गया। तिथि भोजन मतलब कि कम्युनिटी भी जो है वो कई बार स्पेशल ओकेजन्स पर अपनी तरफ से भी जो है वो स्पेशल फूड चिल्ड्रन को दे सकती है। फिर स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स, जो मतलब बच्चों को इन हाउस जो है नेचर और गार्डनिंग का एक्सपीरियंस देने के लिए स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स भी जो है वो इसमें प्रमोट किए गए, डेवलप किए गए। पूरे स्कीम की जो है वो सोशल ऑडिट करवाना मैंडेटरी कर दिया गया, और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आइटम्स भी दिए जाने लगे ताकि अनीमिया से लड़ा जा सके। कुकिंग कॉम्पिटिशन्स भी जो है इंकरेज किए गए। लोकली ग्रोन ट्रेडिशनल फूड आइटम जो है उसको प्रेमिनेंस देने के लिए कहा गया, ताकि जैसे जो पर्टिकुलर मिड डे मील स्कीम है वो वहाँ के लोकल फूड आइटम्स को जो है वो प्रेफरेंस दे सकती है। अब नाफेड क्या है? नाफेड एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि 1958 में बनाई गई थी। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग एजेंसीज है कोऑपरेटिव जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए रादर। तो मार्केटिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ देखती है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस की। परचेज, सेल, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग जो है करती है। वेयर हाउस मैन का काम भी करती है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए जो है वो इसके मेन मेंबर्स हैं नेफेड के। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली टीम ऑफ साइंटिस्ट जो हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के, उन्होंने इंडक्शन कॉयल मैग्नेटोमीटर डेटा का इस्तेमाल करते हुए ये पाया है कि इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन जो मैत्री है वहाँ पर ग्राउंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने की है, और उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स उन्हें मिली हैं। तो ये वेव्स होती क्या हैं? अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में जनरली ये ऑब्जर्व की जाती हैं, और इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स पे भी ये जनरेट होती हैं। तो इसके जो सिग्नेचर्स हैं वो स्पेस में भी मिल जाते हैं और ग्राउंड पे भी मिल जाते हैं मैग्नेटोमीटर्स पे। और ख़ासकर जो आपके सोलर साइकिल से ये ही रिलेटेड है ना, तो इसलिए जो मैग्नेटिकली डिस्टर्ब डेज रहते हैं ज़्यादातर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये उस टाइम पर ऑब्जर्व करने को मिलती है। जो इसकी पीक अकरेंस होती है वो नून से डस्क के पीरियड में होती है, और जब सबसे ज़्यादा प्लाज्मा जो प्लूम्स हैं वो अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं।
सो अब मैग्नेटोस्फेयर क्या है? वो एरिया ऑफ स्पेस है किसी भी प्लैनेट के अराउंड जहाँ पर प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल होता है। अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है मैग्नेटोस्फेयर है, जितने भी रॉकी प्लैनेट्स हैं उनमें अगर हम देखें तो अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर जो है वो वास्ट कॉमेट शेप बबल है, और ये हमारे प्लैनेट की हैबिटेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा क्रूशल रोल प्ले करता है। और जो भी वेरिएशंस आ रही हैं, सोलर पार्टिकल्स आ रहे हैं, कॉस्मिक पार्टिकल रेडिएशन आ रही है, उससे अर्थ को बचाने का काम भी करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नैनो फ्लूइडिक ड्रग इल्यूटिंग सीड डिवाइस। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नैनो मेडिसिन रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने ये देखा है कि एक इम्प्लांटेबल नैनो फ्लूइडिक डिवाइस उन्होंने बनाया है जो कि डायरेक्टली इम्यूनोथेरेपी जो है पैंक्रियाटिक कैंसर ट्यूमर्स के केस में दे सकता है। स्टील का बनाया हुआ है ये डिवाइस, और ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो डायरेक्टली डिलीवर कर सकता है पैंक्रियाटिक ट्यूमर के केस में बिना किसी इन्वेजिव ट्रीटमेंट के। सो स्टेनलेस स्टील का जो है डिवाइस बनाया गया है, बहुत छोटा सा डिवाइस है, ये डायरेक्टली जाकर पैंक्रियाज में ड्रग को डिलीवर कर सकता है। तो पैंक्रियाज क्या है? स्टमक के पीछे जो है आपके लोकेटेड होते हैं अपर लेफ्ट अब्डोमेन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और स्प्लीन के साथ जो है के साथ सराउंडेड होते हैं। हमारे फूड को कन्वर्ट करते हैं फ्यूल में फॉर द बॉडी सेल्स। अपार्ट फ्रॉम इनका एक्सोक्रीन फंक्शन, और इनके पास जो कि जिसमें होता है कि एक्सोक्रीन ग्लैंड जो हैं उनको एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं ये, खासकर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जैसे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। एंडोक्राइन फंक्शंस भी होते हैं इनमें, ठीक है। तो कुछ ये जो है आपके सेल्स को जो है इसमें कुछ सेल्स होते हैं जो कि आपके हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो कौन से मेन हार्मोन्स हैं इसमें? एक तो इंसुलिन और ग्लूकागोन, दोनों ही आपके ब्लड शुगर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हीमोफीलिया। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है वो भी ऑब्जर्व किया गया है, और इस टाइम जो है इस डिसीज़ के बारे में जो रेयर ब्लड डिसऑर्डर है उस पर अवेयरनेस जनरेट की गई है। हेमोफीलिया डे जो है पहली बार वर्ल्ड जो है 1989 में मनाया गया था। इस साल का थीम एक्सेस फॉर ऑल है, और हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बॉडी की एबिलिटी टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। जनरली ब्लड क्लॉटिंग किससे होती है? आपके प्लेटलेट से। तो पीपल जो है जो हीमोफीलिया से पीड़ित है उनकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स में डेफिशिएंसीज होती हैं, क्योंकि उनके जो जीन्स हैं उनमें कुछ म्यूटेशन होती है स्पेसिफिक, और ख़ासकर जो मेल हैं उनमें ये देखने को ज़्यादा मिलता है। तो इसमें जनरली होता क्या है, मेडिकेशंस दी जाती हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है ताकि जो है ब्लड क्लॉटिंग जो है वो हो सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हार्पून मिसाइल्स। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ताइवान ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो 400 यूएस लैंड लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल्स जो हैं वो प्रोक्योर करेंगे चाइना से थ्रेट के कंटेक्स्ट में। तो यूएस डिज़ाइन सबसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है ये। 1977 से ये इन सर्विस है। एयर शिप सब लॉन्च्ड वर्जन्स जो है अभी तक जो है आ चुके हैं। इवन इंडिया भी जो है अमंग दोज 30 कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये मिसाइल्स हैं। तो ये ऑफ कोर्स जीपीएस एडेड मिसाइल होता है। 90 से लेके 240 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। टर्बोजेट और सॉलिड प्रोपेलेंट जो है इसकी प्रोपल्शन होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेबल कॉइन्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूएस कांग्रेस ने एक अटैम्प्ट किया है कि वो एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लेकर आएँ और स्टेबल कॉइन्स को जो है वो रेगुलेट करें, ठीक है। स्टेबल कॉइन्स क्या हैं? क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी वैल्यू जो है वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से डिराइव हो रही है, चाहे वो कोई करेंसी हो, चाहे कोई कमोडिटी हो, या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अदर हो, ठीक है। जैसे एक बहुत फेमस जो है स्टेबल कॉइन है यूएसडीसी स्टेबल कॉइन, जो ऑफ कोर्स डॉलर डिनोमिनेटेड असेट से बैक्ड है। अदरवाइज तो क्रिप्टो करेंसीज किसी असेट से बैक्ड ही नहीं होती है ना, तो इसलिए स्टेबल कॉइन्स जो है वो फिर भी प्रेफरेबल है। इसलिए स्टेबल कॉइन्स के प्राइस स्टडी रहते हैं, और ये एक ऑल्टरनेटिव है हाई वॉलेटाइल करेंसीज लाइक बिटकॉइन का, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसीज आपको पता है डिजिटल और वर्चुअल करेंसीज हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। 2009 में सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आई थी। ये आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के थ्रू जो है इसको ट्रांजैक्शन इसमें की जाती है, और इसमें पब्लिक हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डब्ल्यूटीओ पैनल्स रूलिंग अगेंस्ट इंडिया। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
जो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल है WTO का, उन्होंने ये रूल किया है कि इंडिया जो है उसने ग्लोबल ट्रेडिंग रूल्स को वायलेट किया है, जो ऑफ कोर्स ये डिस्प्यूट यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान ने इंडिया के अगेंस्ट किया था 2019 में, कि इंडिया जो है मोबाइल फ़ोन्स, माइक्रोफोन्स, ट्रांसमिशन अपरेटस फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाता है, जबकि इंडिया जो है 1996 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट का सिग्नेटरी है। तो ऑफ कोर्स इसको ये कहा गया कि इंडिया को ये टैरिफ्स को एलिमिनेट करना चाहिए, इंक्लूडिंग मोबाइल हैंडसेट्स। लेकिन इंडिया ने क्या आर्गूमेंट दिया है? इंडिया ने कहा कि जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तब तो स्मार्टफोन्स का कंसेप्ट ही नहीं जो है वो एग्जिस्ट करता था, तो हम क्यों एलिमिनेट करें टैरिफ इन आइटम्स पर जो उस टाइम पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया की जो मोबाइल फ़ोन्स की जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत बड़े से बड़ी कंपनीज़, इवन एप्पल और फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज़ इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं और इंडिया से प्रोडक्शन कर रही हैं। तो इंडिया की जो मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट्स हैं वो बस $10 बिलियन जो है वो क्रॉस करने वाले हैं। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन बचता है इस रूलिंग के बाद? इंडिया के पास ऑप्शन है कि वो अपील करे इस रूलिंग के अगेंस्ट, और इंडिया को एक फ़ायदा क्या मिल जाएगा, आप कह सकते हो कि जो WTO की टॉप अपील बेंच है वो अब कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि US वहाँ पे जज अपॉइंटमेंट्स ही नहीं करता है, ठीक है। तो एक तरह से लीगल परजेट्री की एक सिचुएशन में फंस जाएगा ये पूरा केस, जहाँ पर एक मतलब स्टेट ऑफ लिम्बो में फंस जाएगा और इस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो इंडिया ऑफ कोर्स इसको अपील आगे फाइल करेगा ताकि जो है एक टाइम बाय कर सके इंडिया, बिकॉज आगे जो है अपील जो है वो प्रोसीजर एक तरह से पैरालाइज पड़ा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? 1995 में बनाया गया था इसको, मराकेश ट्रीटमेंट के एग्रीमेंट के बाद, और इसने जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स है उसको रिप्लेस किया 1946 से जो एग्जिस्ट कर रहा था। इंडिया जो है गैट का मेंबर सिंस 1948 है। गैट जो है वो बंद नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी अम्ब्रेला ट्रीटी जो है WTO की वो गैट ही है, ठीक है। 1995 से चाहे WTO एग्जिस्टेंस में भी आ गया हो। अब स्ट्रक्चर क्या है WTO का? जनरल काउंसिल होती है जिसमें सारे मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है जो कि ट्रेड डिस्प्यूट्स मेंबर स्टेट्स के बीच में जो है वो रिजॉल्व करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी होती है, जो कि ट्रेड पॉलिसीज़ जो है मेंबर स्टेट्स की क्या वो WTO के कंप्लाइंट है, ये रिव्यू करने का काम करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इब्सा फोरम। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्राइलैटरल इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका फोरम, इब्सा फोरम जो है वो बस अब आने वाले टाइम में इंक्रीज डिप्लोमेटिक फोकस देखने वाला है। इब्सा फोरम है क्या? ट्राइलैटरल डायलॉग फोरम है 2003 में जिसको बनाया गया था इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में। तो इसका इब्सा डायलॉग फोरम का नाम जो है ब्रासिलिया डिक्लेरेशन के टाइम पर फॉर्मलाइज किया गया था। तो अब ये ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर कोऑर्डिनेट करने के लिए इसको बनाया गया। 2004 में इब्सा फंड भी बनाया गया ताकि पॉवर्टी और हंगर से फाइट किया जा सके। एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज इब्सा मार भी कंडक्ट की जाती है अमंग दीज 3 कंट्रीज़, जो कि एक डिफेंस कोऑपरेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is midday meal scheme. This topic is important for your governance section and also your social issues. Union Ministry of Education has written to state governments to procure pulses for PM Poshan scheme, that is the midday meal scheme from NAFED only, because some major states like Uttar Pradesh and West Bengal had rejected this recommendation earlier. So West Bengal government had argued that the chana which was supplied by NAFED was of extremely low quality, and Uttar Pradesh government argued that they have plenty of local supply, so they are not going to rely on procuring pulses from NAFED. So what is midday meal scheme? It started in 1995, and it envisions hot cooked meal per day to all children studying between classes of 1 to 8 who are enrolled in government schools, local body schools, government aided schools, etc. under the Sarv Shiksha Abhiyan. The aim is to ensure increase in enrollment, attendance, retain school children who are studying in these classes, give nutritional support to them, and also address hunger and malnutrition. So, what are the features of this scheme? So, every school should have a hygienic cooking infrastructure. Food and Drugs Administration Department of the state can collect samples for the same to see if the quality and nutritional value of the meals are as per the norms. In case
under certain circumstances, uh, midday meal is not being provided, then food allowance has to be provided to the children. So how this scheme is being implemented and funded? So basically it's a centrally sponsored scheme, and each state and UT has to set up these state steering monitoring committees at the state, district and block levels to oversee the implementation of this scheme. The scheme is being implemented by the Ministry of Education. So, what is this PM Poshan scheme then? So, the midday meal scheme was renamed as Pradhan Mantri Poshan scheme in September 2021, and it was extended to students studying in pre-primary or Bal Vatika of government aided schools. So it is in addition to 8 crore children from elementary classes. Even the concept of Tithi Bhojan was introduced, which means that people from the community can provide special food to children on special occasions like festivals. Uh, Government is also promoting development of school nutrition gardens in schools so that children can get first-hand experience with nature and gardening. The social audit of this scheme has been made mandatory in all districts, and certain supplementary nutrition items are also given to students so that we can fight against high prevalence of anemia. Cooking competitions are also encouraged. Use of locally grown traditional food items are given prominence so that local economic growth can also be ensured. So, what is NAFED? It's a multi-state cooperative society which was established in 1958, and it is one of the largest procurement and marketing agencies for agriculture products in India. So it facilitates, coordinates and promote marketing and trading activities of cooperative institutions, and it also acts as a warehouseman. It ensures purchase, sale and supply of these goods, agricultural goods, and agriculture farmers are the main members of this NAFED. So the next topic is electromagnetic ion cyclotron. This topic is important for your science and tech section. Recently, a team of scientists from IIG have collected induction coil magnetometer data from Indian Arctic Station MET-3, and they have brought out several aspects of ground observation of electromagnetic ion cyclotron waves. So these waves are observed in Earth's magnetosphere, and they are generated generally at the equatorial latitudes, and their signatures can be recorded both in space as well as on ground based magnetometers. So they are generally higher during the magnetically disturbed days, and their peak occurs during the noon to dusk period, and when the of course the presence of plasma plumes at that time in Earth's magnetosphere is the highest. What is magnetosphere? So this is the area of space around a planet which is controlled by planet's magnetic field. Earth has of course the strongest magnetosphere of all the rocky planets, and it is a vast comet shaped bubble, and it plays a crucial role in our planet's habitability. So it shields Earth from solar and cosmic particle radiation also. Okay, so the next topic is nanofluidic drug eluting seed device. This topic is important for your science and tech section. Nanomedicine researchers have come up with an implantable nanofluidic device which can directly deliver immunotherapy to pancreatic cancer tumors. So this is going to deliver the CD40 monoclonal antibodies using this stainless steel drug reservoir, and it can penetrate directly into the pancreatic tumor instead of uh, going through the normal body parts or normal body routes. So this is minimally invasive, and it's an effective treatment available to pancreatic tumor patients. What are pancreas? They are located in the upper left abdomen area, besides the small intestine, liver, and spleen. They convert the food we eat into the fuel for body cells. So they have exocrine functions, where they contain exocrine glands and produce enzymes like trypsin and chymotrypsin. They also have endocrine functions, where they create and release important hormones directly into our bloodstreams, and it also releases hormones like insulin and glucagon to regulate our blood sugar. So the next topic is hemophilia. This topic is important for your social issues. So World Hemophilia Day was recently observed to raise awareness about the rare blood disorder
um, and the people who are suffering from it. It was started in 1989, and this year's theme is Access for All: Prevention of Bleeds as the Global Standard of Care. So, this is a rare genetic disorder which affects the body's ability to form blood clots, and people with hemophilia have deficiencies in their clotting factors. It is generally caused by a mutation or change in one of the genes which are responsible for making clotting factor proteins. Males are much more likely to have this hemophilia than females. Generally, the treatment involves replacement therapy and certain medications. So the next topic is harpoon missiles. This topic is important for your security section. Taiwan has recently decided to buy 400 US land launched harpoon missiles in the face of rising threats from China. These are US designed subsonic anti ship cruise missiles which have been in service since 1977. They are air, ship, and sub launched versions of this missile. More than 30 countries, including India, have been operating these missiles. They have turbojet solid propellant propulsion. They can they use generally the GPS aided inertial navigation to hit the designated target, and they have a range of about 90 to 240 kilometers. So the next topic is stable coins. This topic is again important for your economy section. So United States Congress has made an attempt to create a legislative framework around stable coins, which are popular cryptocurrencies, but their value is somehow pegged to another currency, commodity, or financial instrument. Unlike cryptocurrency, which is not deriving any value from any other asset, stable coins are deriving their value from certain assets. Okay, so like this USDC stable coin is deriving the value from dollar denominated assets. So that's why their prices remain steady as compared to other cryptocurrencies like Bitcoin. Cryptocurrencies, you know that they are digital or virtual currencies. They are decentralized, distributed, and dispersed, and they use blockchain technology for peer-to-peer transaction, and it has a record of or public history of transactions. So Bitcoin was the first cryptocurrency which was introduced in 2009. So the next topic is WTO panels ruling against India. This topic is again important for our economy section. So the dispute settlement panel of WTO has ruled that India had violated global trading rules because there was a dispute between India and European Union, Japan, and Taiwan since 2019 over import duties on IT products. So these countries allege that India is a signatory to 1996 Information Technology Agreement. Still, India is not eliminating tariffs on a range of products, including mobile handsets. But India said in return that this agreement, when it was signed, there was no such concept of smartphones. So that's where we are not bound to eliminate tariffs on such items. Why India is doing it? Because India's mobile phone exports are soon going to cross $10 billion per year, and if we remove this import tariffs, then are going to be flooded by the foreign origin smartphones. So India has now the option to appeal this case against the present ruling, and it will have a benefit because in the uh, uh, in the WTO appeal, trade dispute settlement body, there is a state of limbo because the US is opposing the judge appointments in that body. So India's case will also go in a state of limbo, and it will have enough time to ensure that its mobile phone exports continue to uh, reach the certain heights. So, what is WTO? It was established in 1995 by the Marrakesh Agreement. It replaced the General Agreement on Trade and Tariffs, that is GATT, which was in place since 1946. India has been a member of GATT since 1948, and once WTO was formed in 1995, GATT did not cease to exist. It is currently still the umbrella treaty for trade in goods at WTO. What is the structure of WTO? It consists of a General Council, which represents all member countries, dispute settlement body, which is responsible for settling trade disputes between member states, and trade policy review body, which also oversees that if all the uh, trade policies of member states are in line with the goals of WTO.
So the next topic is IPSA Forum. This topic is important for your international relations. So trilateral India, Brazil, South Africa Forum is likely to receive diplomatic focus now. So this is a trilateral dialogue forum of between the countries of India, Brazil, and South Africa. It was signed in 2003 through the Brasilia Declaration, and the aim is to promote coordination on global issues between these countries. There is also IPSA Fund, which was established in 2004 to fight against poverty and hunger, and it is managed by the UN Office for South-South Cooperation. IPSA-MAR is a joint multinational maritime exercise which is conducted to ensure defense cooperation among these countries. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.